अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस वगैरह को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 103 के ऊपर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स गिवन है, तो इसकी स्टेटमेंट को आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 4.1। इसमें आपको कहा गया है कि एक फ़ोर्स है 200 न्यूटन की, जो कि एक कार्ट के ऊपर एक्ट कर रही है और उस कार्ट को 30 डिग्री के एंगल के ऊपर उस कार्ट पे ये फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रही है। आपने इस फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका गिवन डाटा आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो फोर्स आपको गिवन डाटा में गिवन है 200 न्यूटन, एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है, एक्स कंपोनेंट यानी आपने एफ एक्स फाइंड करना है और वाई कंपोनेंट यानी एफ वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें एफ एक्स का फार्मूला पता है, एफ कोस थीटा, और एफ वाई का फार्मूला होता है एफ साइन थीटा। इस चैप्टर के जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाले टॉपिक में हमने ये दोनों फार्मूलाज डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो फोर्स की जगह आपने 200 पुट कर देना है, कोस थीटा की जगह 30 डिग्री आ जाएगा। ये सारा कुछ आप ऐसे ही कैलकुलेटर पर लिखें तो आपका आंसर आ जाएगा 173.2 न्यूटन। ये आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड किया। सेम इसी तरह फोर्स की जगह आप 200 पुट करेंगे, साइन ऐसे ही आ जाएगा, थीटा की जगह 30 डिग्री। ये सारा कुछ आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। तो इस तरह आपने इसके एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स को फाइंड कर लिया। इसके बाद आगे न्यूमेरिकल नंबर 4.2 है। इसकी स्टेटमेंट पहले बुक से देख लेते हैं। उसमें आपको ये बताया गया कि एक दरवाज़ा है। ठीक है, इस दरवाजे के यहाँ पर एक फोर्स एफ अप्लाई हो रही है। ये जहाँ पे ये उन्होंने एरो बनाया हुआ है, यहाँ पर फोर्स एफ अप्लाई हो रही है और फोर्स कितनी 300 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, परपेंडिकुलरली इसके ऊपर एक्ट कर रही है। अभी जो 1.2 मीटर है ये इसका मोमेंट आर्म है, क्योंकि दरवाज़ा जो है वो इसके गिर्द, अपने इस हिंज के गिर्द घूमेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो फासला होता है वो मोमेंट आर्म होता है। ये भी हमने इस चैप्टर के टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो 1.2 मीटर आपको मोमेंट आर्म गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज टॉर्क अप्लाइड, इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपने टॉर्क की वैल्यू फाइंड करना है और बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो गिवन डाटा में आपको फोर्स गिवन है 300 न्यूटन। इसके बाद मोमेंट आर्म आपको 1.2 मीटर गिवन है। टॉर्क यानी आपने टाउ फाइंड कर लेना है। इसका फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ की जगह 300 आ जाएगा, एल की जगह 1.2 आ जाएगा। इन दोनों को आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 360 आ जाएगा। और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसको हम साथ इसी तरह लिख देंगे। अब ये टॉर्क जो होगा ये पॉजिटिव है। ठीक है, आपको यहाँ देख सकते हैं आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है, यानी इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख देनी है कि यानी टॉर्क की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसके बाद आगे न्यूमेरिकल नंबर 4.3 है। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पहले देखते हैं बुक से। तो न्यूमेरिकल में आपको ये कहा गया कि दो वेट्स हैं जो कि इस तरह मीटर रूल के ऊपर हैंग करवाए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, डायग्राम से देखकर ही पता चल रहा है। तो ये दो वेट्स हैं W1 और W2, ये दोनों इस दोनों एंड्स के ऊपर इसको हैंग करवाया गया है। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है कि अगर मीटर रूल बैलेंस पोजीशन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ये बैलेंस है। ठीक है, आपने अननोन वेट की वैल्यू फाइंड करनी है। जो W आपको यहाँ पे गिवन है इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जबकि इन दोनों का मोमेंट आर्म आपको गिवन है। इस W का भी मोमेंट आर्म गिवन है, इस W का भी मोमेंट आर्म आपको गिवन है। ठीक है, तो ये चीज़ गिवन डाटा में आपने लिख लेनी है। फर्स्ट वेट आपको गिवन है 4 न्यूटन। इसके बाद मोमेंट आर्म ऑफ फर्स्ट वेट है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड वेट है, उसका मोमेंट आपको गिवन है L2, 40 सेंटीमीटर। 40 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.4 मीटर इसका मोमेंट आर्म आ जाएगा। आगे 2 फाइंड में आपने क्या फाइंड करना है, सेकंड वेट आपने W2 फाइंड करना है, यानी कि जो आपको उन्होंने फिगर में कहा गया है कि इस अननोन वेट की वैल्यू फाइंड करें, तो वो W है या आप उसे W2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से आपने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही वेट है, इसलिए W1 और W2 का मूवमेंट आर्म आएगा। ठीक है, तो W1 मल्टीप्लाई बाय L1, W2 मल्टीप्लाई बाय L2। मूवमेंट का मतलब होता है टॉर्क और मूवमेंट आर्म, ये L1 L2 का मूवमेंट आर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप इनके लेक्चर्स को पहले समझेंगे, फिर आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह समझ आएंगे। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स वाला। आपने यहाँ से W2 की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि अननोन वेट है, तो सिंपल L2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारी वैल्यू को आपने इस तरह ये इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है गिवन डाटा से देखकर। W1 की वैल्यू 4 है, L1 0.3 मीटर आपने फाइंड किया, L2 आपने 0.4 मीटर फाइंड किया था। तो ये सारा कुछ आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो W2 यानी अननोन वेट आपका आ जाएगा 3 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह ये थर्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये फोर्थ न्यूमेरिकल के आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि एक सीसा है। ठीक है, जो कि बैलेंस पोजीशन में है, क्योंकि इसके ऊपर दो बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, A और B एंड इसको कहा गया है। ठीक है, A एंड पे जो बच्चा बैठा उसे चाइल्ड A कह दिया और जो B एंड पे बैठा
उसे चाइल्ड बी कहती है। जो चाइल्ड ए है उसका जो आपको मैस है 30 kg गिवन है, और इसके बाद वो 2 मीटर अवे बैठा हुआ है पिवट से, यानी वो सेंटर से 2 मीटर के फासले बैठा हुआ है। जबकि जो दूसरा चाइल्ड है चाइल्ड बी, उसका मैस 40 kg है, यानी पहले वाले से ज़्यादा है, और वो सेंटर के थोड़ा सा करीब बैठा है पहले वाले की निस्बत 1.45 मीटर बैठा हुआ है करीब। ठीक है, तो कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड। आपने दोनों साइड्स पे टोटल मूवमेंट फाइंड करना है, यानी कि आपने टॉर्क फाइंड करना है। ठीक है, मूवमेंट का मतलब होता है टॉर्क फाइंड करना। एंड डिटरमिन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, और आपने बताना है कि सीसा इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। सीसा इक्विलिब्रियम में तब होगा जब दोनों टॉर्क्स की वैल्यू सेम आ जाएंगी, यानी वो बैलेंस पोजीशन में होगा। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। आपने चाइल्ड ए का भी मूवमेंट फाइंड कर लेना है, और चाइल्ड बी के लिए भी आपने मूवमेंट यानी टॉर्क को फाइंड कर लेना है। तो इसका गिवन डाटा लिखते हैं। मैस ऑफ चाइल्ड ए आपको गिवन है 30 kg। इसके बाद मोमेंट आर्म ऑफ चाइल्ड ए आपको गिवन है 2 मीटर एल ए। मैस ऑफ चाइल्ड बी एम बी आपको गिवन है 40 kg, और मोमेंट आर्म फॉर चाइल्ड बी एल बी आपको गिवन है 1.5 मीटर। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये 30 kg से पहले वेज लिखा हुआ है, इस तरह 40 kg से पहले वेज लिखा है। तो कुछ बच्चे यहाँ गलती करेंगे, वो 30 kg को वेट लिख देंगे, हालांकि ये वेट नहीं है, ये उस बॉडी का या उस बच्चे का मैस आपको गिवन है, क्योंकि किलोग्राम मैस का यूनिट होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे इसका डिफरेंस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टू फाइंड क्या है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है टोटल मूवमेंट ऑफ साइड ए। उन्होंने क्या टोटल मूवमेंट फाइंड करें ईच साइड, यानी ए साइड का भी आपने टोटल मूवमेंट फाइंड करना है और बी साइड का भी टोटल मूवमेंट आपने फाइंड करना है। टोटल मूवमेंट ऑफ साइड ए जो कि टॉ ए आ जाएगा, और टोटल मूवमेंट ऑफ साइड बी जो कि टॉ बी आ जाएगा, यानी दोनों साइड्स पे आपने टॉर्क की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने एक बात लिखनी है कि फोर्सेस एक्टिंग एट ईच साइड ऑफ सीसा आर इक्वल टू वेट्स ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग नियर दैट एंड। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बताया गया कि अगर सीसा है ये इस तरह सेंटर के ऊपर बैलेंस्ड है, यहाँ पे चाइल्ड ए बैठा है और यहाँ पे चाइल्ड बी बैठा है, तो इन दोनों का जो वज़न होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, वज़न में और मैस में फ़र्क होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, मैस एंड वेट में डिफरेंस। तो इन दोनों बॉडीज़ का या इन दोनों बच्चों का जो वज़न है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट है। डब्ल्यू का फार्मूला होता है mg, वज़न का फार्मूला। ठीक है, तो इन दोनों का ये वज़न डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि बेसिकली ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा कि फोर्सेज जो हैं दोनों एंड्स पे जो एक्ट कर रही हैं वो क्या है, वो इन दोनों बच्चों के वज़न है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पर हमने यही चीज़ इस्तेमाल करनी है, आप देख सकते हैं हमने फोर्स फाइंड करनी है ए बच्चे के लिए भी और बी बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए हमने फोर्सेस की वैल्यू फाइंड करनी है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, टॉर्क का फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। इसके फार्मूले में एफ आता होता है, तो एफ फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ वजन वाली कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एफ ए इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू ए के, यानी कि वजन जो है ए चाइल्ड का वो किसके इक्वल है, ए चाइल्ड पे अप्लाई होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ए के। ठीक है, तो वजन का जो फार्मूला होता है एम जी होता है, एम की जगह आपने एम ए पुट कर देना है क्योंकि ए चाइल्ड है। ठीक है, तो ये वजन का फार्मूला यहाँ सिंपल पुट हो जाएगा, जो कि बेसिकली फोर्स के इक्वल है। तो 30 एम की जगह आपने पुट करना है, जी की वैल्यू 10 होती है, इसको सॉल्व करेंगे 300 आ जाएगा। इसके बाद एफ बी आपने फाइंड करना है, जो कि डब्ल्यू बी के इक्वल आ जाएगा। एम बी जी इसका फार्मूला बनेगा। ठीक है, क्योंकि बी चाइल्ड है, एम बी की जगह आपने 40 पुट कर देना है, जी की वैल्यू 10 होती है, उसकी जगह 10 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 400 न्यूटन। अब आपने दोनों साइड पे टॉर्क्स की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो ए साइड पे जो टॉर्क होगा टॉ ए इज इक्वल टू एफ ए मल्टीप्लाई बाय एल ए। ठीक है, एफ ए की जगह आपने 300 पुट कर देना है, जो भी आपने फाइंड किया। एल ए की जगह 2 आ जाएगा, जो कि गिवन डाटा में गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। इस तरह बी साइड के लिए भी आपने टॉर्क यानी मूवमेंट फाइंड कर लेना है, जो कि होगा टॉर्क बी इज इक्वल टू एफ बी मल्टीप्लाई बाय एल बी। एफ बी की जगह 400 आ जाएगा यहाँ से, और एल बी की जगह 1.5 आ जाएगा, जो कि गिवन डाटा में हमें गिवन है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टॉर्क ए और टॉर्क बी इन दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो इसका मतलब जो सीसा है वो किस फॉर्म में है, वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। तो एंड पे ये बात आपने लाजमी लिखनी होगी। आगे 5वां न्यूमेरिकल है, इसमें आपको दिखाया गया कि एक रो बार है जिसको इस्तेमाल किया जाता है इस तरह वज़न वगैरह उठाने के लिए। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा वज़न होते हैं उनको उठाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आप फिगर में जो बनी हुई है इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स जो है यहाँ हाथ से अप्लाई होगी, जो कि डाउनवर्ड है, इसे नीचे की तरफ पुश करेंगे तो जो वज़न है ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वेट है इसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है, यानी इसका कोई कुछ ना कुछ इस ऑब्जेक्ट का वज़न है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड पर फोर्सेज हैं। अब इन दोनों फोर्सेज के कुछ ना कुछ मूवमेंट आर्म्स हैं। इसका जो मूवमेंट आर्म आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है, इस फोर्स का आपको मूवमेंट आर्म 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है कि हाउ मच वेट डज द अदर एंड बेयर। आपने इस एंड पे लगने वाला वेट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसमें इस तरह सोल्यूशन में इसको सोल्व कर लेना है। तो इसका गिवन डाटा लिखते हैं। फोर्स आपको गिवन है 250 न्यूटन, मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स आपको गिवन है एल एफ 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देना है। मूवमेंट आर्म ऑफ वेट यानी दूसरी साइड पे जो वजन है उसका
LW आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर फिगर में। ये स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ, आपने फिगर से देखकर इसको लिखना होगा, ठीक है। तो इसको भी आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, 100 से डिवाइड करके। 2 फाइंड किया आपने, वेट फाइंड करना है जो कि दूसरे एंड पे लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स इसका सोल्यूशन होगा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के मुताबिक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स यानी दोनों एंड्स पे जो मूवमेंट्स होते हैं उनका सम इक्वल होता है। तो F1 मल्टीप्लाई बाय L1 यानी कि फोर्स का मूवमेंट, और उसके बाद W मल्टीप्लाई बाय LW आपने लिख देना, यानी कि वेट का मूवमेंट। ये फोर्स का मूवमेंट है और ये वेट का मूवमेंट है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का आपने यहाँ पर इक्वल रख देना है। यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है, आपने W की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, F की जगह F की वैल्यू, LF की जगह LF की वैल्यू, LW की जगह LW की वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके सिंपल डिवाइड हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1500 न्यूटन, जो कि दूसरे एंड पे वजन होगा, ठीक है। इसके बाद छठा न्यूमेरिकल है, उसमें आपको ये कहा जा रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कार का नट वगैरह इस्तेमाल करने के लिए, ओपन करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो टॉर्क है वो आपको गिवन है 150 न्यूटन मीटर, यानी इसकी जो रोटेशनल फोर्स है। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन दिस स्पैनर, यानी स्पैनर पे हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो फिगर में बनी हुई है। इस फोर्स की वैल्यू को आपने फाइंड करना है, यानी हमें इस स्पैनर को रोटेट करवाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो आपने यहाँ पर फाइंड करनी होगी। जबकि आपको इसका मोमेंट आर्म गिवन है 30 सेंटीमीटर जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, और टॉर्क आपको गिवन है 150 न्यूटन मीटर। तो ये चीज़ आपने गिवन डाटा में इसी तरह लिख लेनी है। मोमेंट आर्म भी लिख लेना 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, 100 से डिवाइड करके। 2 फाइंड किया, आपने फोर्स फाइंड करनी है इसको रोटेट करने के लिए। तो टॉर्क का सिंपल फार्मूला इस्तेमाल होगा, टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L। टॉर्क की जगह 150 आ जाएगा, F इस तरह आ जाएगा, L की जगह 0.3 आ जाएगा। 0.3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जो कि इस स्पैनर को रोटेट करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगी। तो ये छठा न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व हो गया। इसके बाद सातवां न्यूमेरिकल है, इसमें आपको कहा गया है कि एक 5 न्यूटन की बॉल है जो कि रस्सी की मदद से लटकाई गई है और इसे राइट की तरफ लेकर गया है, इसे पुल किया गया, ठीक है, राइट की तरफ। हॉरिजॉन्टल फोर्स F इस पे अप्लाई हो रही है जो कि इसे राइट साइड की तरफ पुल कर रही है, ठीक है। जो रस्सी है वो एंगल कितना बना रही है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है छत के साथ। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फोर्स और टेंशन इन दोनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, यानी इस रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी वो फाइंड करनी है, और ये जो फोर्स इसे राइट की तरफ लेकर गई है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी। तो हम सिंपल इस टेंशन को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सातवां न्यूमेरिकल सिंपल है बिल्कुल, इसको देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन से आपने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। गिवन डाटा हमने लिख लिया, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, बुक वाली ही यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। 5 न्यूटन की बॉल है, इस पे टेंशन और फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा हमने ये जब भी कोई हमारे पास वेक्टर दिया हो या कोई फोर्स दी हो, उस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट, जो कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाले टॉपिक में पढ़ा भी था, ठीक है। तो टेंशन है, इसके 2 कंपोनेंट्स है, TX और TY, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स, जिनका फार्मूला T cos थीटा और T sin थीटा होता है। अब ये जो ये बॉल है, इस बॉल के ऊपर ये टेंशन D अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये रस्सी की टेंशन है, इस टेंशन को हमने इसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व कर देना। आप ये फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। ये टेंशन इस तरह ऊपर की तरफ है, ये इसका इस तरह ये TX यानी X हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, और इसी तरह इसका जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा TY, और टेंशन जो है वो ओरिजिनली इस फॉर्म के अंदर है, इस डायरेक्शन में गिवन है आपको। तो ये फिगर आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ मैं साफ करके अगर इसे बनाऊँ तो ये टेंशन T आ गई, ये इसका TX कंपोनेंट आ गया, और ये इसका TY कंपोनेंट आ गया, ठीक है। T cos थीटा और T sin थीटा जिसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो T cos थीटा होगा वो बैलेंस करेगा इस पे लगने वाली इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसी तरह ये जो इसका T sin थीटा है, जो इसका Y कंपोनेंट है, वो किसको बैलेंस करेगा, वो इस बॉल का जो वजन है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ इस्तेमाल करनी है। फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन बैलेंसेस दी हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो किसको बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल इस फोर्स को बैलेंस करेगा, इसका ये वाला X कंपोनेंट। तो F इक्वल आ जाएगा T cos थीटा या TX के। इस तरह जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा टेंशन का, वो बैलेंस किसे करेगा, वो वेट को बैलेंस कर देगा। तो इस तरह आपने T sin थीटा को W के इक्वल रख देना है, वर्टिकल कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस की मदद से ही टेंशन और फोर्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है इजीली। तो ये जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ हम दोबारा लिखेंगे, T sin थीटा इज इक्वल W। यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, आपने T यहाँ sin थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। W की जगह 5 जो कि गिवन डाटा में गिवन है, थीटा की जगह 60 डिग्री, फिगर में भी आप देख सकते हैं। इन दोनों को आप डिवाइड करें कैलकुलेटर पर तो आपका आंसर आ जाएगा 5.8 न्यूटन, जो कि टेंशन की वैल्यू आ गई। अब आप ये वैल्यू को पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, F इज इक्वल टू T cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली में, ठीक है। तो F इज इक्वल टू T की जगह 5.8 पुट कर दें, cos ऐसी आ जाएगा, थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पर लिखें, आपका आंसर आ जाएगा 2.9 न्यूटन, ठीक है। इस तरह आपने ये टेंशन और फोर्स दोनों को फाइंड कर लिया। बस आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये टेंशन है और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में। वर्टिकल कंपोनेंट इस बॉल के वजन को बैलेंस कर रहा है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस पे लगने वाली फोर्स को बैलेंस कर रहा है, यानी जो दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे की चीज़ें वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। के बाद आगे 8वां न्यूमेरिकल है। इसमें आपको कहा गया है कि एक साइन बोर्ड है जो कि 2 स्टील की वायर्स के साथ छत के साथ लटकाया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोनों स्टील की वायर्स की टेंशन आपको गिवन है T1 और T2 और साथ में इनका मोमेंट आर्म भी आपको गिवन है 2 मीटर जो कि सेम है, ठीक है। और ये जो टेंशन्स हैं ये भी दोनों सेम है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों जो रस्सी हैं या जो स्ट्रिंग्स हैं जो वायर्स हैं उनकी दोनों की लेंथ सेम है। अगर एक की लेंथ ज़्यादा हो तो साइन बोर्ड एक साइड की तरफ झुका हुआ आपको नज़र आना चाहिए, लेकिन ये दोनों सेम है तो इसीलिए ये अभी बैलेंस पोजीशन में मौजूद है, बिल्कुल स्ट्रेटली हैंग कर रहा है, हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर हैंग कर रहा है, ठीक है। और साथ आपको साइन बोर्ड का वजन गिवन है 200 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ टेंशन इन स्ट्रिंग्स, आपने स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड करनी है। लेकिन फिर एक बात आपने याद रखनी है कि जो टेंशन है ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर एक ज़्यादा एक कम हो तो जो ज़्यादा होगी वो जो फिर साइन बोर्ड है वो टिल्ट हुआ हमें थोड़ा सा नजर आए, वो हमें थोड़ा टेढ़ा हुआ नजर आए, लेकिन दोनों सेम है इसलिए हमें साइन बोर्ड बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेटली यहाँ पर लटका हुआ नजर आ रहा है। तो यानी दोनों के जो आंसर होंगे वो सेम आएंगे बैलेंस पोजीशन में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो गिवन डाटा इसका लिखते हैं W इज इक्वल टू 200 न्यूटन आपको गिवन है। टेंशन इन फर्स्ट वायर T1 एंड टेंशन इन सेकंड वायर T2 ये दोनों आपने फाइंड करनी होगी। सॉल्यूशन इसका है कि नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस साइन बोर्ड के ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसलिए इसका सिग्मा एफएक्स 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो साइन बोर्ड है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये T1 अपवर्ड है, T2 भी अपवर्ड है और ये जो डाउनवर्ड इस पे 200 न्यूटन की फोर्स एक्ट करी जो इसका वजन है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये तीनों फोर्सेस वर्टिकल हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल इस तरह एक्ट करने वाली फोर्सेस होती हैं जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, ठीक है। इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं दिखाई गई, इसका मतलब ये इसके ऊपर एक्ट करने वाली तमाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम क्या है वो 0 है। तो सिग्मा एफएक्स इज इक्वल हम 0 लिख सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो 0 नहीं है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ वाई की वैल्यू, ठीक है। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस W, ये 3 फोर्सेज हैं जो कि इसके ऊपर वर्टिकलरली यानी कि परपेंडिकुलरली इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो वो T1 है, T2 है और ये W, 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। W जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसीलिए हमने W के साथ माइनस लगाया है, तो ये डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इसके साथ माइनस आ गया। इक्वल आपने इसको 0 के रखना है। 0 के इक्वल क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका टोटल सम जो है वो 0 है, क्योंकि जो साइन बोर्ड है वो बैलेंस पोजीशन में मौजूद है, वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है या नीचे की तरफ नहीं आ रहा, इसीलिए इस पर टोटल जो फोर्स है नेट फोर्स वो क्या है वो 0 है, ठीक है। तो आपने यही इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करनी है। W यहाँ माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 0 में, तो इक्वल यहाँ पे W आ जाएगा। T1 प्लस T2 इज इक्वल W, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। एक चीज़ यहाँ पर आपने लिखनी है, एज साइन बोर्ड हैंग्स साइमेट्रिकली एंड डिस्टेंसेस टू बोथ वायर्स इज सेम, दिस केस टेल्स दैट मूवमेंट्स आर बैलेंस्ड। तो मूवमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, बैलेंस होंगे। जो मैंने शुरू में आपको बात समझाई कि साइन बोर्ड के ऊपर ये दोनों फोर्सेज जो एक्ट कर रही हैं दोनों की वैल्यू सेम है। अगर किसी एक की वैल्यू ज़्यादा या कम हो तो साइन बोर्ड हमें थोड़ा टिल्ट हुआ नजर आए, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ नजर आए, ठीक है। अब दोनों सेम है तो इसीलिए साइन बोर्ड बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्टिल है वहाँ पर, ठीक है। तो T1 किसके इक्वल आ जाएगा T2, यानी दोनों जो टेंशन हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो यानी हमें सिर्फ एक की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, दूसरी जो होगी उसकी वैल्यू भी वही होगी जो कि पहली की होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 से आपने वैल्यू फाइंड करनी है, आपने इक्वेशन दोबारा लिखी, ठीक है। आपने इस इक्वेशन में T2 की जगह पे T1 पुट कर देना है इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है। तो यहाँ आप T1 पुट करेंगे, T1 प्लस T1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2T1, W ऐसे ही आ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। या आप 100 इसमें वजन की वैल्यू पुट करें 200, 2 को अब जाके डिवाइड करेंगे तो आपका T1 का आंसर आ जाएगा 100। इसको आपने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है तो आपका T2 भी क्या आ जाएगा 100। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होंगी टेंशन्स की, ठीक है। इसके बाद 9वां न्यूमेरिकल है। इसमें आपको कहा गया है कि एक लड़की जिसका मैस 30 kg है जो कि सेंटर से 1.6 मीटर के फासले पे बैठी हुई है सीसा पर, ठीक है। जो दूसरी लड़की है उसका मैस 40 kg गिवन है जो कि दूसरी साइड पे बैठी हुई है, ठीक है। आपने ये बताना है कि जो सीसा है अगर वो इक्विलिब्रियम की हालत में है तो जो दूसरी लड़की है वो सेंटर से कितने फासले पर है, यानी कि आपने दूसरी लड़की का सिंपल वर्ड्स में मूवमेंट आर्म फाइंड करना होगा। तो ये चीज़ आपको इस न्यूमेरिकल में गिवन है, तो इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। मैस ऑफ फर्स्ट गर्ल M1 आपको गिवन है 30 kg, वेट ऑफ फर्स्ट गर्ल आपने फाइंड करना है, ठीक है। W1 वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो फर्स्ट गर्ल के लिए हम m के साथ भी 1 लगा देंगे और W के साथ भी 1 लगा देंगे, तो W1 इज इक्वल टू M1g बन जाएगा। M1 की जगह आपने 30 पुट कर देना है, G की वैल्यू 10 होती है, आपने जुबानी याद रखनी होती है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 300 न्यूटन आ जाएगा। मूवमेंट आर्म ऑफ फर्स्ट गर्ल आपको गिवन है 1.6 मीटर के फासले बैठी हुई है वो सेंटर से। इसके बाद मैस ऑफ सेकंड गर्ल आपको गिवन है 40 kg, आपने वेट फाइंड कर लेना है इसका सिंपल W2 इज इक्वल टू M2g के फार्मूले से वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो 2 फाइंड किया, आपने मूवमेंट आर्म फाइंड करना है सेकंड गर्ल का L2, यानी कि वो कितने फासले पे दूसरी लड़की बैठेगी, जबकि सीसा क्या है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ये सीसा वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं ये ज़्यादातर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से इनमें इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2, ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का फार्मूला है जो कि हमने टॉपिक में पढ़ा भी हुआ है। ठीक है। यहाँ पर आपने F1 की जगह W1 पुट कर देना है, F2 की जगह W2 पुट कर देना है, यानी उन दोनों लड़कियों का जो वजन है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि बेसिकली ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उन दोनों पर एक्ट करती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपली ये चीज़ पुट कर देनी है, आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी F1 F2 की जगह W1 W2 पुट करने के बाद। ठीक है। इसमें आपने गिवन डाटा से वैल्यूज पुट कर दिया। W1 की वैल्यू आ गई 300, L1 की 1.6, W2 की वैल्यू आ जाएगी 400 न्यूटन और L2 आपने फाइंड करना है, वो ऐसे ही आ जाएगा। अब 400 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। तो इस तरह आपने ये दूसरी लड़की का मोमेंट आर्म यानी वो सेंटर से कितने फासले बैठेगी वो आपने फाइंड कर लिया। लास्ट पर आपको न्यूमेरिकल नंबर 10 गिवन है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, आपने टेंशन फाइंड करनी है। ईच स्ट्रिंग शोन इन फिगर इफ ब्लॉक वेज 150 न्यूटन, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक का वजन गिवन है 150 न्यूटन। आपने इस दोनों ये जो रस्सी हैं जो स्ट्रिंग्स हैं इनमें आपने तनाव यानी कि टेंशन फाइंड करना है, टेंशन की फोर्स, जबकि आपको एंगल 60 डिग्री भी फिगर में गिवन है। ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा W इज इक्वल टू 150, एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है। ये सेम न्यूमेरिकल नंबर 4.7 की तरह होगा जिसमें हमने बॉल वाला न्यूमेरिकल सोल्व किया था। ठीक है। तो वो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है, यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाला टॉपिक। तो 2 फाइंड किया, T1 और T2 आप फाइंड करेंगे जो कि इन दोनों रस्सियों पे अप्लाई होने वाली टेंशन की फोर्स है। ठीक है। तो ये चीज़ को स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो टेंशन T1 है इसको इसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व कर देना है। तो ये टेंशन T1 आ गई, इसका वर्टिकल कंपोनेंट T1 y आ जाएगा जो कि T1 साइन थीटा के इक्वल आएगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो T1 x होगा जो कि इक्वल आ जाएगा T1 कोस थीटा के। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये फिगर में भी आप इसको देख सकते हैं सॉल्यूशन वाली फिगर में। एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ T1 बैलेंस्ड बाय वेट, तो सिंपल वही बात पुराने वाली न्यूमेरिकल में जो हमने इस्तेमाल की थी कि T1 साइन थीटा जो है ये बैलेंस होगा किसकी वजह से, वजन की वजह से, जो इस ब्लॉक का वजन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो दो अपोजिट चीज़ें हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। ठीक है। इस तरह T कोस थीटा T1 कोस थीटा ये किसको बैलेंस करेगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, वो ये T2 फोर्स है। ठीक है। तो ये चीज़ आप बाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल हम वर्टिकल कंपोनेंट वाला यूज़ करते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वेट की वजह से बैलेंस हो रहा है, इसीलिए T1 साइन थीटा इक्वल आ जाएगा W के। T1 साइन थीटा इज इक्वल W, T1 ऐसे ही आ गया, साइन थीटा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, W की जगह 150 आ गया, थीटा की जगह 60 डिग्री पुट कर देंगे। इन दोनों को कैलकुलेटर पर सिंपली डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा T1 का 173.2 न्यूटन, जो कि फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन गिवन है। इसके बाद सेकंड स्ट्रिंग में आपने यानी T2 फाइंड करनी है। तो जो T2 है ये इस डायरेक्शन में आपके, जबकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इसको बैलेंस करेगी। वो क्या है, वो T1 कोस थीटा है, यानी T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग T2 इज बैलेंस्ड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है। तो T2 इक्वल आ जाएगा T1 कोस थीटा के। इसमें सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है। T1 की जगह 173.2 जो कि अभी आपने रिसेंटली फाइंड किया, थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पर तो आपका आंसर आ जाएगा 86.6 न्यूटन, जो कि दूसरी रस्सी में टेंशन T2 आपको गिवन है। तो इस तरह ये हमने 10 के 10 न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर लिया। इसके बाद जो इस चैप्टर के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट MCQ है इसका आप आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है। सेकंड MCQs का भी बी ऑप्शन है, तीसरे MCQs का डी ऑप्शन है। तो ये आप बाकी तमाम MCQs के जो आंसर हैं वो यहाँ से देखकर इनको लगा सकते हैं और इनको सोल्व कर सकते हैं। आगे इस चैप्टर के जो MCQs कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन वगैरह उनको हम नोट से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इस चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन वगैरह आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, इनको आपने इसी तरह याद कर लेना है। बाकी इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर टिक भी कर दिया गया, तो ये आप अपने अकेडमी, स्कूल्स वगैरह में जो टेस्ट सिस्टम वगैरह होता है उसके लिए आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के जो एडिशनल MCQs शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी साथ साथ आपने लाजमी तौर पर उनको याद कर लेना है। तो बाकी ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।